वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने कल ही रिलीज हुई छोरी मूवी को लेकर आया हूँ। ये मूवी मराठी लैंग्वेज लपा छपी की रीमेक है। एक्चुअली मैं उस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कर नहीं पाया। अब ये छोरी नहीं है, सो इस छोरी को आपके सामने लेकर आया हूँ। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज है इस मूवी में कि किस तरह के गांव के इलाकों में रीति रिवाज के नाम पर छोटी बच्चियों को मार दिया जाता है, मतलब सम काइंड ऑफ अंधविश्वास। उसी तरह इस मूवी में कुछ हॉरर इंसिडेंट्स है, थ्रिलिंग इवेंट्स है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम, उसी तरह ज्ञान और मूवी फ्लिक्स चैनल को ही सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में ही एक औरत को दिखाया जाता है जो बेचारी घबराती हुई गन्ने के खेत में इधर उधर भाग रही होती है। इसी दरमियान में ये औरत एक सेंटर पॉइंट पे आके पहुंचती है। वहाँ पर कुछ बच्चे आकर इस औरत को एक चाकू देते हैं और इस औरत को देखने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि ये औरत प्रेग्नेंट है। ये औरत उस चाकू को लेना नहीं चाहती, लेकिन इसका हाथ अपने आप उस चाकू को ले लेता है और ना चाहते हुए भी ये औरत उस चाकू को अपने पेट के पास रखती है, अपने पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए। जैसे लगता हो कि एक अनजान एंटिटी इससे ऐसा करवा रही है। फाइनली ये औरत अपने पेट में चाकू स्टैब कर लेती है। यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में एक कपल को दिखाया जाता है। लड़की का नाम होता है साक्षी, बंदे का नाम होता है हेमंत। साक्षी हमेशा एक ऑर्फनेज आती रहती है उन बच्चों की देखरेख करने के लिए, क्योंकि साक्षी को बच्चों से बहुत प्यार होता है। और उसी तरह साक्षी को देखकर हमें ये बात पता चलती है कि साक्षी प्रेग्नेंट है। इसका 8वां महीना चल रहा है। साक्षी और हेमंत का एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है कजला। घर आने के बाद कजला साक्षी के बच्चे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देता है। रात होने के बाद जब साक्षी उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें एक छोटी सी डॉल होती है। खैर आधी रात को साक्षी ये देखती है कि कुछ गुंडे जबरदस्ती घर में घुसकर हेमंत को मार पीट रहे हैं। साक्षी उन गुंडों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडे साक्षी को ही पकड़ लेते हैं और जाते आते वो गुंडे हेमंत को 24 घंटे का वक्त देते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि हेमंत एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था। इसने सारे पैसों को किसी बंदे को दिया, लेकिन वो बंदा हेमंत को धोखा देके भाग गया। अब हेमंत ने किसी बंदे के पास कर्जा लिया हुआ था, ये चुका नहीं पाया, सो उस बंदे ने हेमंत के पास गुंडे भेज दिया और 24 घंटे में पैसे लौटाने के लिए कहते हैं। खैर मियाँ बीवी ये सोच लेते हैं कि ये दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जब तक पैसे अरेंज नहीं होते। पैसे अरेंज होने के बाद ये दोबारा अपने घर वापस आ जाएंगे, उनके पैसे उनको लौटा देंगे। सो उसी वक्त हेमंत कजला को बुलाकर अपनी प्रॉब्लम को बताने लगता है। तो कजला इन दोनों को अपने गांव में रहने के लिए कहता है जो शहर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। उस गांव में सिर्फ 5 घर है और उनमें से 2 इसका और इसके भाई का है। तो साक्षी और हेमंत भी कजला के गांव जाने लगते हैं। बहुत देर तक ट्रैवल करने के बाद ये लोग किसी गन्ने के खेत में आते हैं। कजला इन दोनों को एक रास्ता बताकर कहने लगता है आप इस रास्ते से सीधे जाते रहिए, मैं गाड़ी ठिकाने लगा के आता हूँ। साक्षी और हेमंत ये दोनों कजला के बताए हुए रास्ते पर जाने लगते हैं और शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा होता। हेमंत कहने लगता है ये तो अच्छी बात है ना, अब तो कोई भी हमारे पास नहीं पहुँच सकता। कुछ दूर पैदल चलने के बाद ये दोनों किसी सेंटर के पास आके पहुँचते हैं। वहाँ पर एक पुतला होता है जो खेतों में रखते हैं ना। और यहाँ पर बात यह है कि इस सेंटर में से काफी सारे रास्ते निकलते हैं, मतलब एक स्ट्राइट रास्ता नहीं होता। ये दोनों कंफ्यूज होके रुक जाते हैं। साक्षी कहने लगती है कि ये पुतला ही हमें डायरेक्शन दिखा रहा है, इस तरफ, हमें इस तरफ जाना चाहिए, शायद कजला जी का घर आ जाए। अब बेचारी साक्षी प्रेग्नेंट होती है, ये थक चुकी होती है। सो हेमंत साक्षी को वहीं पर बिठाकर कजला का घर ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। बहुत देर होने के बावजूद भी हेमंत साक्षी के पास नहीं आता। देखते ही देखते रात होने लगती है। साक्षी हेमंत को ढूंढने के लिए उन खेतों में जाने लगती है, उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद साक्षी को एक घर नजर आता है। जब साक्षी उस दरवाजे को ओपन करती है तो उस घर में एक औरत और हेमंत होता है। इस औरत का नाम होता है भन्नो और ये कजला की वाइफ होती है। हेमंत को देखने के बाद साक्षी हेमंत के गले लग जाती है। हेमंत साक्षी से कहने लगता है मैंने तुमको कहा था ना कि तुम वहीं पर बैठी रहना। खैर उसके बाद ये सारे लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। जब साक्षी हेमंत के साथ खाना खाने के लिए रेडी होती है, भन्नो साक्षी से कहने लगती है कि हमारे गांव में पति खाने के बाद पत्नी खाती है। खैर इसके बाद साक्षी इस घर के बारे में पूछने लगती है, पीछे वाले कमरे के बारे में पूछने लगती है। भन्नो बताने लगती है कि ये घर इसके देवर का है, योगेश्वर। कुछ सालों पहले योगेश्वर की मौत हो गई थी, तब से लेते हुए इन्होंने उस कमरे को बंद करके रखा है। साक्षी और हेमंत आने के बाद उस कमरे को ओपन किया है। थोड़ी देर बाद कजला और भन्नो ये दोनों उनके घर चले जाते हैं। वो दोनों जाने के बाद साक्षी और हेमंत के बीच एक छोटा सा आर्गुमेंट चलता है कि हस्बैंड खाने के बाद ही वाइफ खाना खाए, ये विलेज का रूल है। लेकिन साक्षी इस चीज को मानती नहीं। साक्षी का कहना ये होता है कि पति और पत्नी ये दोनों मिल बांट के खाए, ये सही है।
खैर सुबह होने के बाद भन्नो हेमंत के पास आकर उसके जख्मों पर लेप लगाने लगती है, क्योंकि गुंडों ने हेमंत को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था। उसके बाद कजला आने पर खेत देखने के लिए हेमंत कजला के साथ खेतों में चला जाता है। भन्नो साक्षी को देखकर सवाल करने लगती है, रात को अच्छे से नींद नहीं आई क्या? साक्षी कहने लगती है, हाँ नई जगह है ना, सोने में थोड़ी दिक्कत हुई थी। भन्नो कहने लगती है, फिक्र ना करो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। साक्षी कहने लगती है, आदत क्यों? हम तो यहाँ पर 2 या 3 दिन रहने के लिए आए हैं, उसके बाद हम वापस अपने शहर चले जाएंगे। यह सुनने के बाद भन्नो इसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती। खैर फ्रेशअप वगैरह होने के बाद साक्षी इस घर के पीछे वाले कमरे के पास जाती है। जब साक्षी इस कमरे में आती है तो वहाँ पर बहुत बुरी बदबू होती है और उसी तरह दिखने में ऐसा लगता है कि ये कमरा जला हुआ है। मतलब उस कमरे की दीवारें, विंडो सारी की सारी जली होती है, काला होता है सब कुछ। उसके बाद साक्षी ये देखती है इस कमरे के सीधा एक रास्ता है, तो खेत वगैरह देखने के लिए साक्षी उस रास्ते के थ्रू अंदर जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद साक्षी को एक कुआं नजर आता है। जब साक्षी उस कुएं में झांक रही होती है तभी वहाँ पर हेमंत आता है, साक्षी को डरा देता है। खैर रात होने के बाद हेमंत साक्षी से कहने लगता है कि यहाँ पर रहने से पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाएगा, इसको शहर जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी से पैसे उधार मांगना ही पड़ेगा। कब तक यहाँ पर रहेंगे? यहाँ पर न कोई हॉस्पिटल है, न दुकान है, कुछ भी नहीं है। अब हेमंत शहर जा रहा है। साक्षी ये सुनकर मायूस हो जाती है कि हेमंत इसे यहीं पर छोड़ के जा रहा है। दूसरे दिन सुबह साक्षी को मायूस हुआ देखकर भन्नो साक्षी के पास आती है और उसका मन बहलाने के लिए साक्षी को एक कहानी सुनाने लगती है कि किसी गांव में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर कौवा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन काली नागिन उस पेड़ से लिपट गई। इसका जहर उस पेड़ में फैलने लगा, जिसकी वजह से उस पेड़ के फूल, पत्ते, फल सारे के सारे गिर गए, पेड़ सूखा हो गया। उसके बाद जब कभी भी वो कौवा अंडा देता, वो नागिन उस अंडे को खा जाती थी। एक दिन एक नन्ही सी चिड़िया इस पेड़ के पास आई, अपना एक छोटा सा घोंसला बनाया। उस घोंसले में इसने अपने अंडे दिए। चिड़िया को देखकर कौवे को एक आइडिया आया। एक दिन कौवा अपने अंडे को अदला बदली कर लिया। सो वो नागिन कौवे के घोंसले में आकर चिड़िया के अंडे को खा लिया, लेकिन चिड़िया के घोंसले पर कौवे का अंडा था। जब वो अंडा फूटा उसमें से कौवा निकला। कौवा अपने बच्चे को अपने पास लेकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता रहा। भाड़ में जाए लॉजिक, अगर मैं कौवा होता तो दूसरे पेड़ को शिफ्ट कर लेता। खैर उसके बाद भन्नो साक्षी का बहुत ख्याल रखने लगती है, जैसा लगता हो साक्षी की माँ साक्षी के पास हो। और उसी तरह साक्षी को गाँव के गहने पहनाती है, मेहंदी लगाती है। थोड़ी देर बाद भन्नो वहाँ से चली जाती है और तभी हम ये देखते हैं कि एक छोटा बच्चा इस घर के पास है, इस घर के अंदर झांक रहा है। खैर सुबह होने के बाद साक्षी ये देखती है कि इसके कमरे में हेमंत नहीं है, हेमंत शहर के लिए निकल चुका है। उसके बाद साक्षी उस घर के बाहर एक औरत को देखती है जो लकड़ियाँ काट रही होती है और इस औरत का नाम है रानी। मूवी के स्टार्टिंग में यही औरत को दिखाया था। और उसी तरह साक्षी रानी के पेट पर एक मार्क देखती है। तभी वहाँ पर भन्नो आती है, साक्षी को घर के अंदर ले जाती है। अंदर आने के बाद भन्नो रानी के बारे में बताने लगती है कि उसका नाम रानी है और ये भन्नो की बहू है। मतलब भन्नो का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राजवीर। जब रानी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी उस वक्त रानी भन्नो की बातों को इग्नोर करते हुए खेतों में गई और पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ था। रानी उल्टी पड़ी थी और पेट में ही उसका बच्चा मरा हुआ था। भन्नो ने रानी का पेट काट के मरे हुए बच्चे को बाहर निकाला। अपने बच्चे के खोने के गम में रानी बात करना बंद कर दिया। राजवीर बेचारा उदास होकर शहर चला गया। इसी बातों ही बातों में रात हो जाती है। भन्नो साक्षी से कहने लगती है कि मैं घर के काम निपटा के दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी, मैं तो तुम्हारे पास ही सोऊंगी ना। इसी दरमियान में रानी बाहर के दरवाजे की कुंडी को बार बार मारने लगती है, मतलब वो अपनी सास को बुला रही होती है। भन्नो और रानी जाने के बाद साक्षी वहाँ पर टहल रही होती है। तभी एक बच्चा आकर उस कुंडी को बार बार मारने लगता है। अब साक्षी को बच्चों से बहुत प्यार होता है। वो उस बच्चे से सवाल करने लगती है कि तुम कहाँ से आए, तुम्हारा घर कहाँ पर है, क्या नाम है तुम्हारा। और तभी दूसरी तरफ एक और बच्चा एक और दरवाजे की कुंडी को मारने लगता है। उसके बाद साक्षी को एक और छोटा बच्चा नजर आता है। मतलब टोटली साक्षी को 3 बच्चे नजर आते हैं और ये 3 बच्चे साक्षी से लुका छुपी खेलने लगते हैं। इसी लुका छुपी के दौरान साक्षी ये देखती है कि वो 3 बच्चे इस घर के पीछे आए हैं। जब साक्षी वहाँ पर जा रही होती है तभी वहाँ पर भन्नो आती है, साक्षी को रोक लेती है। साक्षी भन्नो से कहने लगती है कि यहाँ पर अभी अभी 3 बच्चे आए थे। भन्नो फौरन घर के अंदर आकर दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देती है। साक्षी से कहने लगती है कि तुम उन बच्चों से बिल्कुल भी बात मत करो, तुम उन बच्चों के पास बिल्कुल भी मत जाओ। साक्षी जिद करने लगती है कि नहीं, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मैं उन बच्चों से खेलना चाहती हूँ।
लेकिन बन्नो साक्षी को बहुत डांटने लगती है। रात होने के बाद साक्षी ये देखती है कि रात भर बन्नो सोई नहीं है, वो साक्षी की पहरेदारी कर रही है। सुबह होने के बाद साक्षी को दोबारा वो 3 बच्चे नजर आते हैं और उसके साथ छुपन छुपाई खेलते हुए घर के पीछे ले जाते हैं। जब साक्षी घर के पीछे आती है तो उसको एक टेप रिकॉर्डर नजर आता है जिसमें एक लोली प्ले हो रही होती है। साक्षी उस टेप रिकॉर्डर को लेकर उन बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर भन्नो आती है। साक्षी के हाथ से वो टेप रिकॉर्डर छीन के खेतों में फेंक देती है और साक्षी को डांटने लगती है, मैंने कहा था ना कि तुम उन बच्चों से दूर रहो। उसी रात हेमंत वापस साक्षी के पास आ जाता है। जब भन्नो वहाँ से चली जाती है, साक्षी हेमंत से यही कहने लगती है कि यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कजला की वाइफ बहुत ही अजीब से बिहेव कर रही है और यहाँ पर मुझे 3 बच्चे भी नजर आ रहे हैं। प्लीज मुझे और यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। साक्षी बहुत जिद करने के बाद हेमंत साक्षी की बात को मान लेता है। उसी रात ये दोनों अपने बैग्स को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। जब ये दोनों उस घर से कदम रखना ही था, कजला हेमंत के सर पर वार कर देता है, उसे बेहोश कर देता है। और उसी तरह भन्नो पीछे से आकर साक्षी को क्लोरोफॉर्म सुंघा के उसे भी बेहोश कर देती है। उसी बेहोशी की हालत में भन्नो किसी तांत्रिक को बुलाकर साक्षी के सामने कुछ पूजा पाठ करवाने लगती है। पूजा पाठ खत्म होने के बाद भन्नो साक्षी को उस घर में लाकर उस घर के बेड से इसके हाथ पैर बांध देती है और उस वक्त साक्षी को थोड़ा थोड़ा होश होता है। भन्नो इस घर की कहानी साक्षी को सुनाने लगती है। भन्नो के 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राजवीर और 3 छोटे बच्चे। कुछ दिनों बाद भन्नो ने अपनी देवर योगेश्वर की शादी सुनैनी नाम की एक लड़की से करवा दी। शादी होने के कुछ दिनों बाद सुनैनी भन्नो के उन तीनों बच्चों को अपने वश में कर लिया। भन्नो के वो 3 बच्चे हमेशा सुनैनी के पास ही रहते थे। हालांकि रियलिटी कुछ और थी। सुनैनी उन तीनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी और वो तीनों बच्चे भी सुनैनी से बहुत प्यार करते थे। लेकिन भन्नो ने इसका उल्टा समझा। खैर कुछ महीनों बाद सुनैनी प्रेग्नेंट हुई। इसके बावजूद भी सुनैनी उन तीनों बच्चों से उसी तरह से प्यार किया करती थी। एक दिन भन्नो योगेश्वर को सुनैनी के खिलाफ भड़काया। सुनैनी को रोकने के लिए कहा। योगेश्वर उसी तरह से सुनैनी को समझाने लगा कि तुम उन तीनों बच्चों से दूर रहो। लेकिन मियाँ बीवी के झगड़े के दरमियान सुनैनी योगेश्वर को मार दिया। उसके बाद सुनैनी उस कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। सुनैनी जाते जाते भन्नो के 3 बच्चों को भी ले गई। उसके 3 बच्चे भी मर गए। खैर कुछ सालों बाद भन्नो अपने बड़े बेटे राजवीर की शादी रानी से करवाई। जब रानी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तो रानी को वो 3 बच्चे और सुनैनी की आत्मा नजर आ रही थी। वन फाइन डे रानी अपना पेट काट के अपने बच्चे को मार दिया। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया और एक्चुअली सुनैनी की आत्मा रानी से ऐसा करवाया था। भन्नो राजवीर की दूसरी शादी करवाई और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई थी सुनैनी उसे और उसके बच्चे को खा गई। भन्नो तीसरी बार राजवीर की शादी करवाई तो उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुनैनी उस लड़की को भी मार दिया। फाइनली भन्नो राजवीर की शादी शहर में करवाई। अब इसका बहू बेटा शहर में रहते हैं। पूजा के दरमियान उस तांत्रिक ने भन्नो से ये कहा था कि जिस औरत का 8वां महीना चल रहा हो वो औरत 3 दिनों तक इस घर में रहे तो इस घर का श्राप चला जाएगा। तो लकीली साक्षी और हेमंत भन्नो के घर आए और एक और प्लस पॉइंट ये है कि शहर में राजवीर की वाइफ भी प्रेग्नेंट है। सो भन्नो साक्षी को बलि का बकरा बनाते हुए उससे ये कहने लगती है कि तुमको किसी भी तरह करके यहाँ पर 3 दिन रहना होगा। अगर इसने ऐसा कर लिया तो इस घर का श्राप चला जाएगा और भन्नो अपने बहू बेटे को यहाँ पर लाएगी। खैर उसके बाद साक्षी सो रही होती है तो एक जला हुआ हाथ साक्षी के पेट पर आता है। सुबह होने के बाद जब साक्षी अपनी आँखें खोलती है तो इसके पेट पर एक हाथ का निशान होता है। बेचारी साक्षी उस घर से बाहर जाकर हेमंत को बुलाने लगती है लेकिन हेमंत का कहीं पर भी आता पता नहीं होता। उसके बाद जब साक्षी दोबारा इस घर में आती है तो इसको वो 3 बच्चे नजर आते हैं। वो 3 बच्चे साक्षी से कहने लगते हैं हमें उस बच्ची से खेलना है, हम इस बच्ची को यहाँ से ले जाएंगे। ये देखकर बेचारी साक्षी डर जाती है और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। और जब साक्षी उन खेतों के थ्रू जा रही होती है तो साक्षी को वो 3 बच्चे और सुनैनी की आत्मा नजर आती है। डर के मारे साक्षी अपना रास्ता मोड़ लेती है। इसी तरह से वो एक कुएं के पास आती है। यहाँ आने के बाद साक्षी ये देखती है कि एक औरत और 3 बच्चे उस कुएं में जंप लगा रहे हैं। डर के मारे साक्षी वापस इस घर के पास आ जाती है। इस घर के छत के ऊपर चढ़कर उस पुतले को देखती है क्योंकि यहाँ पर आते वक्त साक्षी को वही पुतला नजर आया था। तो साक्षी उसी पुतले के डायरेक्शन में जाने लगती है और जैसा मैंने पहले कहा था कि उस पुतले के पास एक मैदान है, मतलब इस काइंड ऑफ सेंटर थिंग, और वहाँ से काफी सारे रास्ते निकलते हैं। तो साक्षी हर एक रास्ते से गुजरने लगती है यहाँ से बाहर जाने के लिए। लेकिन साक्षी घूम फिर के वहीं पर आती है। या तो फिर एक रास्ते का एंड होता है, वहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता। बेचारी बहुत देर तक वहीं पर भटकती रहती है। फाइनली साक्षी उस घर की तरफ जाने लगती है लेकिन तभी साक्षी भन्नो की आवाज सुन लेती है
कि भन्नो साक्षी को ढूंढ रही है। भन्नो की आवाज सुनने के बाद साक्षी दूसरे वाले कमरे में आके छुप जाती है, लेकिन कजला और भन्नो ये दोनों साक्षी को पहचान लेते हैं। दरवाजा ओपन करने के लिए कहते हैं। वो दोनों किसी भी तरह करके दरवाजा ओपन करके साक्षी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसे आग लगा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब साक्षी का एक इल्यूजन था, इमेजिनेशन था। खैर साक्षी हार नहीं मानती। वो एक कपड़े के ऊपर इस एरिया का नक्शा ड्रा करने लगती है और रात भर हर एक रास्ते को सेलेक्ट करके उस रास्ते से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन जिस रास्ते पर भी जाओ वो वहीं पर आ जाती है। वो उस एरिया से बाहर ही नहीं जा पाती। फाइनली बेचारी साक्षी वहीं पर सो जाती है। सुबह होने के बाद साक्षी इस घर में आकर कुछ खाना वाना खाती है। उसके बाद साक्षी के सामने सुनैनी की कहानी नजर आती है। सुनैनी उन 3 बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो 3 बच्चे भी सुनैनी से बहुत प्यार करते थे। हमेशा ये चारों लुका छुपी खेलते रहते थे। एक दिन भन्नो ने योगेश्वर को भड़काया। योगेश्वर सुनैनी को बहुत मारने पीटने लगा। तभी वहाँ पर भन्नो के वो 3 बच्चे आकर सुनैनी के हाथ में चाकू थमा देते हैं अपने रक्षा के लिए। जब योगेश्वर सुनैनी को पीटने के लिए आगे आ रहा था तब इसका पैर फिसल जाता है। गलती से योगेश्वर उस चाकू के ऊपर गिर जाता है। वहीं पर योगेश्वर की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर भन्नो आती है और भन्नो ये समझने लगती है कि सुनैनी ने इसके देवर को मार दिया। उसके बाद साक्षी रानी को देखती है जो अपना पेट काट के अपने बच्चे को मार दिया। बेचारी साक्षी डर के मारे वो वापस उस घर में आती है। घर में आने के बाद देखते ही देखते साक्षी का पेट जलने लगता है। वो बेचारी तड़पने लगती है और उसी हालत में साक्षी एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। तभी वहाँ पर वो 3 बच्चे आते हैं। उस बच्ची को देखकर कहने लगते हैं कि हम तीनों इस बच्ची की देखरेख करेंगे, हम इसके साथ खेलेंगे। और वहीं पर हम सुनैनी को देखते हैं जो शायद जली हुई रहती है। खैर जब साक्षी फुल्ली होश में आ जाती है तो वहाँ पर इसकी बच्ची नहीं होती। साक्षी अपनी बच्ची को ढूंढते हुए वो बाहर जाती है। तभी भन्नो साक्षी को रोक लेती है और उसी तरह साक्षी ये देखती है कि भन्नो का बड़ा बेटा राजवीर साक्षी की छोटी बच्ची को उस कुएं में फेंक देता है। उसके बाद जब साक्षी धीरे धीरे उस कुएं में झांकने लगती है तो वहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियाँ होती है। ये देखकर साक्षी अपना पेट पकड़कर रोने लगती है। बाद में पता चलता है कि ये भी साक्षी का एक वहम था। साक्षी की बच्ची अभी भी इसी की कोख में है। जब साक्षी सेंटर में जाती है तो इसके सामने वो 3 बच्चे आते हैं और उसी तरह वहाँ पर जली हुई सुनैनी भी आती है। वो 3 बच्चे साक्षी के हाथ में एक चाकू थमा देते हैं और साक्षी ना चाहते हुए भी उस चाकू को अपने पेट के पास ले जाती है। मतलब सुनैनी की आत्मा साक्षी से ऐसा करवा रही होती है। जब फाइनली वो चाकू साक्षी के पेट के पास पहुंच जाता है, यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में जब भन्नो, कजला, हेमंत ये तीनों साक्षी के पास आते हैं तो साक्षी सही सलामत होती है। और यहाँ पर इस मूवी की असली कहानी, असली सस्पेंस रिवील होता है। जब सुनैनी साक्षी के बच्ची को मारने वाली थी, साक्षी सुनैनी से रिक्वेस्ट करने लगी कि साक्षी किसी भी तरह करके सुनैनी को इंसाफ दिलवाएगी। इस पर भरोसा करने के लिए कहती है, दुनिया के सामने सुनैनी की कहानी को रखेगी। तब जाके सुनैनी साक्षी को छोड़ दिया। जब सुनैनी 8 महीने की प्रेग्नेंट थी उस वक्त भन्नो की फैमिली को ये बात पता चली कि सुनैनी के पेट में बच्चा नहीं बल्कि बच्ची है। सो भन्नो की फैमिली सुनैनी को जिंदा जला दिया और वहीं पर तड़पने के लिए छोड़ दिया। बेचारी सुनैनी उसी हालत में एक छोटी बच्ची को जन्म दिया। तब भी सुनैनी के पास कोई भी नहीं आया सिवाय वो 3 बच्चों के। उसके बाद भन्नो और उसका बेटा राजवीर सुनैनी को वो छोटी बच्ची को उस कुएं में फेंक दिया एज ए बलिदान के तौर पर। बेचारी सुनैनी भी उस कुएं में कूद गई। अपनी छोटी माँ को बचाने के लिए भन्नो के वो 3 बच्चे भी उस कुएं में कूद गए। और जब भन्नो अपने बड़े बेटे राजवीर की शादी करवाई तो सुनैनी की आत्मा ये चाहती थी कि इनका वंश आगे ना बढ़े। इसलिए सुनैनी की आत्मा उन लड़कियों के कोख में जो बच्चे थे उनको मारती थी, उन लड़कियों को नहीं। रानी ने खुद ब खुद अपना मुंह बंद कर लिया था, इसलिए कजला रानी को नहीं मारा। इसलिए कजला की फैमिली रानी को नहीं मारा, लेकिन बचे 2 औरतें थी, उन औरतों को राजवीर नहीं मारा क्योंकि उनके कोख में भी लड़की पैदा होने वाली थी। और इसी तरह ये लोग अपनी अच्छी फसल के लिए छोटी छोटी बच्चियों को बलि देते हैं। इन लोगों का मानना ये होता है कि लड़के से ही वंश आगे बढ़ता है, लड़की से नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक और सस्पेंस ये रिवील होता है कि राजवीर ही हेमंत है। हेमंत ने ही उन सारे औरतों को, सुनैनी की बच्ची को मार दिया था। खैर सुबह जब साक्षी वहाँ से जा रही होती है, राजवीर अपने हाथ में चाकू लेकर साक्षी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पीछे से रानी आकर कजला, भन्नो, राजवीर को मार देती है। उसके बाद डायरेक्टर भाई साहब हम ऑडियंस को एक छोटा सा मैसेज देते हैं। मतलब आजकल भी कुछ गाँव में रीति रिवाज के नाम पर छोटी बच्चियों की बलि देते हैं और ये भी एक क्राइम के नीचे आता है। खैर उसके बाद साक्षी उसी सेंटर पॉइंट पे आके खड़ी थी है। इसे पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन से बाहर जाए।
तभी वहाँ पर वो 3 बच्चे आते हैं, साक्षी को एक डायरेक्शन बताते हैं। साक्षी उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वहाँ से जाने लगती है। साक्षी के साथ साथ रानी भी मिल जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।